लालची बेटे को सबक सिखाया। उमा भूख से तड़प रही थी। सुबह से उसकी बहू ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। नीता ने सुबह के नाश्ते में मूली के पराठे बनाए, जो उमा के खाने से पहले ही खत्म हो चुके थे। उमा दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी, पर उसकी बहू नीता ने सुबह पेट भर कर नाश्ता कर लिया, इसलिए वह दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। भूख से परेशान होकर उमा अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। उमा की बात सुनकर नीता मुंह बनाकर बोली, दिन भर आपको भूख ही लगी रहती है, टेबल पर चने रखे हुए हैं, वही जाकर खा लो और ऊपर से पानी पीकर सो जाइए। आज दोपहर को मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो आकर रात को ही बनाऊंगी। ये सब सुनकर उमा का मन उदास हो गया। फिर वह अपनी बहू नीता से बोली, अगर तुम कहो तो मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। यह सुनकर नीता गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगे आप? यह कहकर नीता रसोई घर में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ एक थाली में डालकर ले आई। उमा को देते हुए बोली, ये लो चावल खा लो। ऐसा कहने के बाद नीता पर्स उठाकर घर से बाहर चली गई। चावल तो फ्रिज में ही रखे थे, लेकिन फ्रिज में रखे होने के बाद भी चावल खराब हो गए थे, उनमें से बदबू आ रही थी। उमा ने गुस्से से वो चावल डस्टबिन में डाल दिए। फिर उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई और हरे पत्ते की धनिया की चटनी बनाकर बड़े मज़े से खाई। फिर सारे बर्तन धोकर किचन को साफ करके अपने कमरे में जाकर लौट गई और सोचने लगी, भले ही नीता ने खाना बनाने से मना कर दिया, मगर ये घर मेरा भी है, इसलिए हक से अपना खाना बनाकर खा सकती हूँ। अगले दिन उमा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तब उसका बेटा रवि उसके कमरे में आता है और कहता है, माँ, अपनी माँ से बातें करने लगता है। माँ, आजकल बहुत महंगाई बढ़ गई है, मुझे घर चलाने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्चा हो गया था। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि घर का एक कमरा किराए पर दे देते हैं, किराया आने लगेगा तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। उमा बोली, बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा ही करो। उसके बाद रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, माँ, आप अपना कमरा खाली कर दो और नीचे के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। वह कमरा बहुत छोटा है, इसलिए उसमें टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, इसलिए वह किराए पर भी नहीं उठता, लेकिन आप वहाँ पर रह सकती हो। उमा चौंक कर बोली, पर बेटा वह कमरा तो बहुत छोटा है, वो तो एक स्टोर रूम है और मैं उधर कैसे रह सकती हूँ? ना तो उसमें बाथरूम है, ना ही टॉयलेट, मैं बाथरूम और टॉयलेट कहाँ पर जाऊँगी? तब रवि कहता है, माँ, आप आंगन के टॉयलेट में चले जाना, और आप तो घर पर ही रहती हो, जिनको हम कमरा किराए पर देंगे उनको तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए, और वह कमरा इतना भी छोटा नहीं है। पापा के जाने के बाद आपको इतने बड़े कमरे की क्या ज़रूरत है? अब उमा कुछ समय शांत रही और थोड़ी देर बाद सोच समझ कर बोली, बेटा टेरेस पर जो कमरा खाली है, हम वो कमरा भी किराए पर दे सकते हैं, उस कमरे में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। तब रवि कहता है, नहीं माँ, वह कमरा हम किराए पर नहीं दे सकते, वह कमरा मेहमानों के लिए रखा है। आपको तो अच्छी तरह से पता है, नीता के मायके वालों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए वह कमरा मेहमानों के लिए खाली रखना पड़ेगा। अब उमा अब सब समझ गई थी कि रवि ने ठान ली है कि उसका कमरा ही किराए पर देना है,
क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने बेटे बहू पर आश्रित थी। इसलिए रवि ने जो कहा उस पर उमा ने ज़्यादा बहस न करते हुए अपना थोड़ा सा ज़रूरत का सामान लिया और छोटे कमरे में आ गई। उस छोटे से कमरे में अब उमा का दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके वो अपने दिन काट रही थी। अब नया किराएदार भी आ चुका था और सब पहले जैसा चल रहा था। किराएदार का नाम परवीन था। नया किराएदार एक एनजीओ में काम करता था। वो सब कुछ देखता रहता कि रवि और नीता अपनी वृद्ध माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता। धीरे धीरे उमा परवीन को अपने बेटे जैसा मानने लगी थी। परवीन आते जाते उमा जी का हाल चाल पूछ लेते और उससे बातें करता, उसका ख्याल भी रखता था। रवि और नीता को उमा से कुछ लेना देना नहीं था। नीता बचा हुआ बासी खाना उमा के सामने रखकर चली जाती। उमा का बेटा रवि ना तो अपनी माँ से बात करता था, ना उसके पास कुछ समय के लिए बैठता। उमा समझ चुकी थी कि उसका बेटा बहुत बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। कोई दूसरा सहारा न होने के कारण वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप पशुओं की तरह उस घर में कैद होकर रह रही थी। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए वह अपने बेटे बहू पर आश्रित थी। ये सब बातें सोचकर कभी कभी उमा को बहुत रोना आता, बहुत दुखी हो जाती। उमा परवीन को अपने बेटे जैसा मानती थी और उससे अपने मन की बातें करने लगी थी। उसने बताया कि उसके पति की मौत उसके बेटे की लापरवाही की वजह से हुई है। जब उसके पति जिंदा थे और वह काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत इज्जत मिलती थी। जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब भी रवि का काम चलाने में, घर खर्च में कुछ न कुछ करके मदद करते थे। जब तक मेरे पति घर चला रहे थे तब तक रवि ने अपने पैसे बचत के तौर पर रखे। मेरे पति की तनख्वाह में सारा खर्चा चलता था और रवि अपनी सारी तनख्वाह जोड़ता था। अब रवि के पापा कमाने में असमर्थ हो गए और रवि को अब शर्म और मजबूरी के कारण घर चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे रवि को माँ बाप का खर्चा बोझ लगने लगा, लेकिन रवि साफ साफ कुछ भी नहीं कहता था। इसी बीच मेरे पति का स्वास्थ्य भी ज़्यादा बिगड़ गया। हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि निमोनिया की शिकायत है। दवाई बहुत महंगी होने के कारण रवि कम ही दवाइयाँ लेकर आता, लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए ठीक से हो गए। फिर धीरे धीरे दवाइयाँ कम करते करते उनकी दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर दी। लेकिन मेरे पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अचानक एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी और दौड़ते हुए अपने बेटे रवि के कमरे की तरफ गई। रवि को आवाज़ लगाई, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है बेटा, चलो हम इन्हें जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। तब रवि ने कहा, माँ मुझे बहुत अभी सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर वापस सो गया। उमा वापस अपने कमरे में आकर अपने पति को कभी भाप देती तो कभी उनकी मालिश करती। पूरी रात वह ऐसे ही करती रही और फिर थक कर हार कर चिंतन करते हुए बैठ गई। शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई। घर में शमशान जैसा मातम छा गया। रवि रोने का नाटक करने लगा और नीता तो ऐसे रो रही थी जैसे कि ससुर के चले जाने का बहुत दुख हो। असल में तो सबसे ज़्यादा धक्का उमा को लगा, पर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे
उनके होठ कपा रहे थे, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती है, फिर कि अब ऐसे रोने का नाटक क्यों कर रहे हो? मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ नहीं बोली और अपने पति का क्रियाक्रम चुपचाप होने दिया। उमा के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलती रहती, अगर मेरा बेटा रवि लापरवाही नहीं करता तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद नीता और रवि का व्यवहार बहुत बदल गया था। उमा भी उनसे ज़्यादा अच्छे व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखती। उमा को भी उनसे इस व्यवहार की आदत पड़ चुकी थी। वह उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखती, पर उसका मन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को वह सबक भी नहीं सिखा पा रही थी। एक दिन उसका किराएदार परवीन उसके पास आया और उमा को उसने कुछ बातें समझाई। परवीन की बातें सुनकर उमा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अगले दिन उमा अपने बेटे बहू के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम दोनों को मेरे यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धा आश्रम में रह लूँगी। उमा की बात सुनकर नीता बहुत खुश हुई, लेकिन रवि ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। उसके बाद उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखकर उमा बोली, नीता, तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रवि बेटा, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? पहले तुम दोनों मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, ये सच है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूँगी, लेकिन मैं इस घर से भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाने वाली हूँ। अब से यहाँ पर मेरे जैसे ज़रूरतमंद लोग रहेंगे, ना कि तुम्हारे जैसे लालची। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये सब सुनकर नीता और रवि के पैरों के तले की ज़मीन निकल गई। रवि और नीता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि उमा खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी और हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं होगा, ना ही उनकी कोई जिम्मेवारी होगी, न ही उनका ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। ये सब बात सुनकर रवि गुस्से से बोला, माँ, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप ये सब क्या बोल रहे हो? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। फिर तुम अकेले इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती हो? इस पर उमा गुस्से से बोली, बेटा, तू भूल गया है, अभी तक ये घर मेरे नाम पर ही है। तुम दोनों ने मुझे बहुत तंग किया, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान करते हो, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं देते, मेरे खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखते, मुझे बचा हुआ बासी खाना खाने के लिए देते हो। तुम्हारे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। अगर मैंने यह कठोर निर्णय नहीं लिया तो तुम मेरी भी वही हालत कर दोगे जो तुमने अपने पिताजी की थी, और मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में सोचूंगी। अब मैं तुम्हारे झूठ मूठ के प्यार में नहीं आने वाली। रवि अब समझ चुका था कि माँ को प्यार से मनाना पड़ेगा। यदि माँ ने घर को वृद्धाश्रम बना दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम कहाँ पर रहेंगे? वह माँ के पास गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, कभी भी आपका अपमान नहीं करेंगे, लेकिन आप इस घर को वृद्धाश्रम मत बनाइए। माँ, सोचो ज़रा, हम क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? उमा ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने, तेरे पापा ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन फिर भी तूने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के मायके वालों के बारे में सोचा, अपने माँ बाप के बारे में नहीं। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? तू बस अपने परिवार का सोच। मेरी चिंता मत कर, जल्द से जल्द यह घर खाली कर दे, अपना सामान जल्दी से उठाओ। अब से इस घर में मेरे जैसे लोग रहेंगे। इतना कहकर उमा अपने कमरे की ओर चली गई। रवि और नीता उसे देखते ही रह गए। उमा ने अपने जैसे बड़े बूढ़ों को उस घर में आश्रय दिया। परवीन की मदद से वृद्धाश्रम अब अच्छे से चलने लगा।
उमर ने परवीन का धन्यवाद किया। बेटा, तुम्हारी वजह से मैं अपने लालची बेटे को सबक सिखा पाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आजकल के बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ख्याल न रखें और उनका अच्छा व्यवहार न करें तो माँ बाप कठोर निर्णय ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।